Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 21st of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 21 अप्रैल 2023 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, उसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट के न्यूज़ आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। लेकिन वीडियो का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि लास्ट में आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यानी कि इस लेक्चर से जो भी आज आप लोग पढ़ोगे उन सब चीज़ों को पढ़कर कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बन सकते हैं उसकी आप प्रैक्टिस डेली बेसिस पे लेक्चर के अंत में कर सकते हो। और बाकी प्रैक्टिस करने के बाद में जो भी आपका स्कोर आएगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना है। बाकी इस लेक्चर का अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर जाना है, वहाँ पर जाके आपको फिर से लिखना होगा दीपक यादव एजुकेशन, जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशन को। काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जिसको हम काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से, कहने का मतलब है एग्जामिनेशन में जितना पूछा जाएगा उस हिसाब से हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला आर्टिकल है जो कि किबिथु विलेज के बारे में बात करता है। ये जो गांव है अभी काफ़ी चर्चा में है। वैसे ये गांव अरुणाचल प्रदेश में है बट अभी न्यूज़ में आ चुका है, तो एक एक करके सारी बैकग्राउंड डिटेल्स को हम कवर करेंगे। पहले हम समझेंगे कि न्यूज़ क्या निकल कर आती है। देखो, खबर यह है कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर जो कि अमित शाह जी हैं, इन्होंने हाल ही में लोगों से बोला है कि लोग अगर जो जा सकता है वो ज़रूर से अरुणाचल प्रदेश का जो किबिथु गांव है उसको ज़रूर घूम के आए। वहाँ पे जो उस गांव की खूबसूरती है, वहाँ की जो नेचर ब्यूटी है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर से एंजॉय करें और उस गांव के इतिहास से एक इंस्पिरेशन लें। उस गांव का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे आगे मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अभी ये वाला इमेज देखोगे, इमेज ये है और उस गांव के एक दो पिक्चर आपको यहाँ पर ये नज़र आएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में ये किबिथु गांव आपको देखने को मिलेगा जस्ट बॉर्डर पर। इवन यहाँ पर ये भी बोला गया कि जब हमारे होम मिनिस्टर इस गाँव की ट्रिप पर थे तो इस ट्रिप पर रहते हुए यहाँ पर इन्होंने एक बात और ही बोली कि इस गाँव को इंडिया का आखिरी गाँव बोला जाता है। तो इसको इंडिया का आखिरी गांव ना बोलकर इसको पहला गांव क्यों नहीं बोलते, इसको पहला गांव बोलो, क्योंकि यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो हमारे देश में पड़ती हैं, उसमें सबसे पहले इसी गांव पे पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरे देश भर में सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो इसको आखिरी गांव की बजाय पहले गांव की तरह भी देखा जा सकता है। ये बात यहाँ पे होम मिनिस्टर ने मेंशन किया है। इस वजह से किबिथु विलेज चर्चा में है। तो किबिथु विलेज की लोकेशन कहाँ पर है ये तो आपको पता चल गया, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से जो अंजौ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है। इवन यहाँ पर आपको ये पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप दिखाई पड़ेगा। ऊपर यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ में कौन कौन से एरियाज़ है जो कि बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ में एक बहुत बड़ी बाउंड्री असम शेयर करता है। देन उसके बाद में नागालैंड यहाँ पर एक छोटी सी बाउंड्री शेयर करता है। ऊपर तिब्बत यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है और यहाँ पर नीचे म्यांमार इसके साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। तिब्बत मतलब जिसको यहाँ पर चाइना ने अभी इस पर्टिकुलर रीजन को कब्जा रखा है। तो ये सारे रीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। इधर हम भूटान को छोड़ रहे हैं, भूटान भी एक बहुत बड़ी बाउंड्री लगती है, भूटान की भी, ऐसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब बात हम लोग करेंगे कि इसी एरिया में अंजौ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। तो अरुणाचल प्रदेश के मैप को अगर आप थोड़ा जूम करके देखना चाहोगे तो बिल्कुल यहाँ पे जस्ट लास्ट में ये रहा अंजौ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसी अंजौ डिस्ट्रिक्ट में जो किबिथु गांव है वो यहाँ पर है, जस्ट बिल्कुल कोने में। तो सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो हमारे होम मिनिस्टर का कहना है कि हमारे देश में पड़ने से पहले सबसे पहले इस गाँव पर आती हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे देश भर में फैलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आखिरी गांव की वजह पहला गांव भी कह सकते हैं हम अपने कंट्री का। तो किबिथु विलेज आपने लोकेशन आई होप अच्छे से देख ली है। अभी यहाँ पर इस विलेज के बारे में और भी कई सारे रेलिवेंट पॉइंट्स उसको समझना है। ये जो पूरा गांव है ये लोहित रिवर के राइट बैंक पर स्थित है। लोहित रिवर जो है उसके राइट साइड पर यह पूरा गाँव बसा पड़ा है। और कह सकते हो कि यहाँ पर जो एक ट्राइब है मेयर ट्राइब की पॉपुलेशन ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद में ये जो एरिया है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक विटनेस है किस चीज़ का, जो युद्ध हुआ था ना इंडिया चाइना के बीच में 1962 में। तो 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच में, उसका पूरा एक विटनेस आपको ये विलेज देखने को मिल जाता है।
ठीक है, इतनी बात आपने इस विलेज के बारे में ध्यान रखी है। अब यहीं पर हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी लोहित रिवर के बारे में कि लोहित रिवर के राइट बैंक साइड पर ये गांव स्थित है, तो लोहित रिवर के बारे में ज़रूर से जान लो, और यूपीएससी पहले यहाँ से सवाल पूछ चुका है। ठीक है, तो जब बात करते हैं लोहित रिवर की, तो लोहित रिवर ब्रह्मपुत्रा नदी की ही एक ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी है। अगर आप लोग यहाँ पर एग्जैक्टली मैप देखना चाहोगे तो ऊपर से ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये आ रही है चाइना से गुजरती हुई। चाइना में जब ये नदी बहती है तो उसको ज़ैंगपो के नाम से बोला जाता है, फिर उसके बाद में ये एंटर करती है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, फिर इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से ब्रह्मपुत्रा नदी एंटर करके आगे चली जाती है। अब ब्रह्मपुत्रा नदी की ही एक सहायक नदी है लोहित नदी। अब वो लोहित नदी कहाँ पर है, तो आपको ये दिख रही होगी। अब मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये लोहित रिवर है, यहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख पा रहे होंगे, तो ये है लोहित रिवर। ठीक है, तो इसी लोहित रिवर के राइट बैंक साइड पर ये केबिथु गांव आपको देखने को मिल जाता है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी के बारे में, तो लोहित रिवर एक सहायक नदी, आप देख पा रहे होंगे ब्रह्मपुत्रा नदी ये बह रही है, लोहित नदी यहाँ पे आई और इस प्रकार से लोहित जो है ब्रह्मपुत्रा के साथ में मिल गई। ठीक है, बात क्लियर हो गई। उसके बाद में ये जो नदी है लोहित नदी, ये बाहर से आकर इंडिया में एंटर करती है केबिथु गांव के अंदर में, और उसके बाद यहाँ पर आगे अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई जो है ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। उसके बाद में जो रिवर है ये हमारे देश में एंटर करने के बाद में जो मिशमी हिल्स हैं, मिशमी पहाड़ियों से गुजर कर जाती है, और लोहित डिस्ट्रिक्ट भी आपको पास में देखने को मिलेगा, उस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर गुजर कर ये जो नदी है वो निकल कर जाती है आगे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई है। बाकी यहाँ पर आप देख पाओगे, मैंने आपको बता ही दिया है कि जो ये रिवर है कहाँ से ट्रैवल कर रही है, तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में एक बहुत बड़े एरिया को यहाँ पर ट्रैवल करती हुई आ रही है, फिर बाद में जाके ब्रह्मपुत्रा नदी में जाकर ये मिल जाती है। हमने लोकेशन इसको देख लिया, बार बार वही जो सेंटेंस है वो रिपीटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो इंस्टीट्यूट आप पिक्चर में देख पा रहे हो यही है RRI। ठीक है, अब न्यूज़ में क्यों है पहले इसको सुन लो। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन नेवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में। तो इंडियन नेवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में ये पूरा का पूरा अग्रीमेंट साइन किया गया ताकि हम क्या कर सकें, एक सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन सिस्टम को बना सकें। देखो, हमारी आर्मी है, नेवी है, अगर ये आपस में कोई बातचीत करते हैं ना तो इनकी बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते कि इनका कम्युनिकेशन कहीं से भी कोई दूसरा व्यक्ति ट्रेस कर सके, इनकी बातें सुन सके, जो ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको ट्रैक किया जा सकते हैं। ठीक है, यानी मान लो एक पर्सन यहाँ पर, एक पर्सन बहुत दूर पर है, आपस में वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मामले से कम्युनिकेट कर भी रहे हैं, तो बीच में उस बात को ट्रैक किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है। तो उस चीज़ को सिक्योर बनाने के लिए, उस चीज़ को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए, और वो सुरक्षित कैसे बनाया जाएगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो उसको और सुरक्षित बनाने के लिए अभी ये पूरा का पूरा जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो किया गया है, इसी वजह से ये चर्चा में है। तो अभी इस पूरे आर्टिकल में आपको मैं RRI के बारे में समझाऊंगा, फिर उसके बाद में क्वांटम टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है वो भी हम समझेंगे। तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके पास में अपनी खुद की पावर्स हैं, डिसीजन लेने की पावर्स इसके पास में देखने को मिल जाती हैं। इसका मेन काम है साइंस को लेकर बहुत सारी रिसर्चेस करना। इसका लोकेशन कहाँ पर है, बेंगलोर में ये इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा, पिक्चर मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले दिखा दिया था। इस इंस्टीट्यूट को बनाया किसने, देखो इसको फाउंड किया गया था 1948 में, देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके अगले साल इसको बना दिया गया था। भारत के एक फिजिस्ट नोबल लॉरिएट हैं जिनका नाम है सर CV रमन, इन्होंने जो है इस पूरे इंस्टीट्यूट को फाउंड किया था। और उस समय पर इस इंस्टीट्यूट के पास में प्राइवेट सोर्स के माध्यम से फंड आता था, उसी फंड्स के बेसिस पर यह इंस्टीट्यूट वर्क करता था। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट को वापस से रीस्ट्रक्चर किया गया, काफ़ी चेंजेस करे गए 1972 में, और बाद में यहाँ पर इसको एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बनाया गया। अब यहाँ पर इसके पास में जो फंड आता है वो कोई प्राइवेट सोर्स से नहीं आता, इस सीधा सीधा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फंड जाता है इस इंस्टीट्यूट के पास में, यानी सरकार की साइड से डायरेक्टली फंड जाता है। और इस पूरे इंस्टीट्यूट को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो उसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से, ध्यान में रखना है। और आज के समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसर्चेस हैं जिसके ऊपर यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट काम करता है, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी को हो, एस्ट्रोफिजिक्स को लेकर हो, लाइट मैटर फिजिक्स, सॉफ्ट कंडेंस्ड मैटर, थ्योरेटिकल फिजिक्स, तो इन सब मैटर्स के ऊपर यहाँ पर वो थोड़ा बहुत रिसर्च करने का काम करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये RRI हमारी इंडियन नेवी के साथ में मिलकर क्वांटम टेक्नोलॉजी को बनाने वाला है। क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक सिक्योर कम्युनिकेशन को बनाया जाएगा। अब मैं आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी, देखो लिखा हुआ होगा, आप समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट मैं आपको क्लियर शब्दों में समझाता हूँ।
अब मान लो यहाँ पर 2 पर्सन है, नेवी के ही 2 पर्सन है, यहाँ पर ये रहा पर्सन ए और इधर है यहाँ पर ये है पर्सन बी। अब दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में मान लो एक बातचीत करते हैं। तो जो इन्होंने बातचीत की है, सपोज़ यहाँ पर इन पर्सन ने एक मैसेज यहाँ से लिख कर भेजा। सपोज़ मैंने आपको द हिंदू वाले वीडियो में पढ़ाया था, यहाँ पे इन पर्सन ने लिख कर भेजा अटैक। अब इनके पास में ये अटैक लिखा हुआ पहुँचा तो सही, ठीक है, लेकिन क्या हो गया, बीच में कोई व्यक्ति जो है इसको ट्रैक कर सकता है, थर्ड पार्टी यहाँ पर उसको पकड़ सकती है कि भाई एग्जैक्टली क्या बोल रहा है ये, तो इनकी आपस की बातें ट्रेस की जा सकती हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर सिक्योर करने के लिए, क्या करने के लिए, सिक्योर करने के लिए क्वांटम कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाएगा। तो क्वांटम कम्युनिकेशन के माध्यम से, वैसे तो अभी हम थोड़ा बहुत जो आगे बढ़े हैं वहाँ पे हम लोगों ने केबल का यूज़ किया है, ऑप्टिकल फाइबर का। तो ऑप्टिकल फाइबर को यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया जाएगा और इसके माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी यहाँ पर, और उस इन्फॉर्मेशन को बहुत सिक्योर माना जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति उसको ट्रेस नहीं कर सकता, उसको पकड़ नहीं सकता कि उसमें क्या है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में एक्सरसाइज ओरियन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो एक्सरसाइज ओरियन के बेसिस पर ही आज का हमारा थंबनेल भी है। थंबनेल में आपने देखा होगा नाटो देशों के साथ भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास, और वो जो युद्ध अभ्यास है वो यही है एक्सरसाइज ओरियन। तो सबसे पहले हम समझेंगे आखिरकार हमारे पास में न्यूज़ क्या है। तो 4 राफेल फाइटर जेट्स हमारे भारत एयरफोर्स के, इंडियन जो एयरफोर्स है उनके 4 राफेल फाइटर जेट्स अभी फ्रांस पहुंचे हैं इस अभ्यास के अंदर में हिस्सा लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये जो अभ्यास है कहाँ पे चल रहा है, फ्रांस के अंदर में यहाँ पर ये जो अभ्यास है वो चल रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है, एक जगह है मॉन्ट डे मार्सन, ये एक एयरफोर्स बेस है फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स का। तो वहीं पर ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो भी चल रहा है। 2 दिन पहले इसके बारे में काफ़ी चर्चा की गई थी। तो इस वजह से एक्सरसाइज ओरियन के बारे में पता होना चाहिए। आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सरसाइज जो ओरियन है ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज ओरियन क्या है, एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। अब ध्यान रखना, मल्टीनेशनल मतलब कई सारी कंट्रीज़ के बीच में इस अभ्यास को किया जाता है। और इस एक्सरसाइज को कौन होस्ट करता है, फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रांस की सरकार यहाँ पर इसको होस्ट करती है। और बोला जा रहा है कि अभी तक का एक सबसे बड़ा मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। बहुत सारे देश यहाँ पर साथ में मिलकर अभ्यास करते हैं। जितने भी देश होते हैं उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबका पार्टिसिपेशन यहाँ पर किया जाता है, ताकि आपस में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, डिफेंस कोऑपरेशन है, उसको और ज़्यादा बूस्ट कर सकें, उसको और मजबूत कर सकें। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स हो गया, फ्रांस की यहाँ पर फोर्स हो गई, उसके अलावा जर्मनी की एयरफोर्स, ग्रीस की एयरफोर्स, इटली, नेदरलैंड, स्पेन, यूके, यूएस तक की जो एयरफोर्स हैं वो सब यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं इस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज के अंदर में। जो इंडियन एयरफोर्स है उनका पूरा जो ग्रुप है वो पहुँच चुका है 4 राफेल एयरक्राफ्ट लेकर और 2 C-17 ग्लोब अपने एयरक्राफ्ट लेकर, फिर 2 IL-78 एयरक्राफ्ट हैं और 165 एयर वॉरियर्स। इन सब का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा इस अभ्यास के अंदर में। आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये अच्छे से क्लियर हो चुका है कि एक्सरसाइज ओरियन एग्जैक्टली क्या है और कैसे सवाल बन सकता है। आगे वो आपकी टेस्टिंग करवाई जाएगी, आगे जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसको आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट रेलिवेंट टॉपिक देखो, अगले टॉपिक पर आने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप प्रेस कर दो। 2000 लाइक्स का टारगेट है दोस्तों, आप सभी लोगों को पहुंचाना है। एक रिक्वेस्ट रहती है इस वीडियो में खासकर आपको सपोर्ट करना है। सुबह वाली वीडियो काफ़ी लेट अपलोड होता है, आपको पता है द हिंदू का आजकल लेट होने लगा है अपलोडिंग इश्यूज़ की वजह से, तो इस वजह से यहाँ पर ये वीडियो अपलोड हो ही जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से सपोर्ट करो। पहले की तरह मैं कोशिश करता रहूँगा कि वीडियो आपका कंटिन्यूसली आता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे अगला आर्टिकल बात करता है इंडियाज़ टॉलेस्ट अम्बेडकर स्टैचू। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का यहाँ पर जो स्टैचू है, पूरे भारत का सबसे ऊंचा स्टैचू यहाँ पर अभी उस स्टैचू का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना के अंदर में, तो इस वजह से यहाँ पर अभी ये चर्चा में है। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 125 फीट का जो ये स्टैचू है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, इसका उद्घाटन किया है। हुसैन सागर जो है ना, उसी के किनारे यहाँ पर इस स्टैचू को बनाया गया है। अच्छा, ये ऐसे कर दिया क्या? नहीं, अभी रिसेंटली आपको पता होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 132nd बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है। तो 132वीं बर्थ एनिवर्सरी के इवेंट के तौर पर यहाँ पर ये स्टैचू बनाया गया, इसका उद्घाटन किया गया। नाउ
अब समझते हैं पहले इस स्टैचू के बारे में। लोकेशन कहाँ पर है, तो आपसे पूछा जा सकता है सवाल। हैदराबाद के अंदर में, हैदराबाद में खासकर जो हुसैन सागर है उसी सागर के किनारे यहाँ पर इस स्टैचू को बनाया गया है। बोला जा रहा है कि हमारे देश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का अभी तक का इतना ऊंचा स्टैचू कहीं से कहीं तक नहीं है, तो सबसे ऊंचा स्टैचू अभी यहाँ पर ये बनाया गया है। इसकी हाइट लगभग 175 फीट के आसपास है और इसका जो सर्कुलर बेस है वो 50 फीट हाई यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि एक बहुत बड़ा सर्कुलर बेस है। फिर उसके बाद में उसके ऊपर ये जो स्टैचू है उसको तैयार कर रखा है। बात क्लियर हो गई। ये जो स्टैचू है इसका वेट लगभग 474 टन्स के आसपास बताया जा रहा है। काय के मटेरियल यहाँ पर यूज़ करे गए हैं, तो 360 टन्स ऑफ स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 114 टन जो ब्रॉन्ज है उसका भी यूज़ किया गया है। तो ये मटेरियल्स यहाँ पे लगाकर इस स्टैचू को तैयार किया गया। सवाल यह है कि इस स्टैचू को डिज़ाइन करने वाले कौन थे, तो इसको डिज़ाइन करने वाले यहाँ पर राम वंजी सुतार और साथ ही साथ में इनके बेटे अनिल राम सुतार, यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने जो है इस स्टैचू का जो डिज़ाइन वगैरह है वो तैयार किया है। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारे और भी मोनूमेंटल जो स्कल्पचर्स हैं वो बनाए हैं। इवन यहाँ पर हमारे दुनिया का पूरा सबसे ऊंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट 597 फीट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू है गुजरात के अंदर में, तो इस स्टैचू की डिज़ाइनिंग भी यहाँ पर इन्हीं व्यक्तियों ने की थी। नाउ अब यहाँ पर ये तो बात होगी स्टैचू की, थोड़ा बात करेंगे हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में। तो इनके बारे में कुछ की फैक्ट्स हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर एक इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और सोशल रिफॉर्मर ये रहे हैं। बी आर अम्बेडकर इनका नाम से आप जानते होंगे, बट फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है वो है भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनको हम लोग बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बाबा साहेब बेसिकली यहाँ पर एक रिस्पेक्टेड फादर के तौर पर देखे जाते हैं मराठी और हिंदी में। ठीक है, फिर उसके बाद में जो अम्बेडकर जी है इनका जन्म होता है एक पुअर लो माहर कास्ट के अंदर में, यानी जो दलित कास्ट है उसमें यहाँ पर इनका जन्म होता है। और स्टार्टिंग में आपको पता होगा अनटचेबल्स की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। एक कास्ट को लेकर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन, काफ़ी भेदभाव आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, कि छू भी नहीं सकते, इस प्रकार की जो चीज़ें यहाँ पर वो नज़र आने लगती थी उस समय पर। अब होता यहाँ पर यह है कि इन्होंने जब ये सारी चीज़ें देखेंगे कि किस प्रकार से समाज में भेदभाव हो रहा है दलित कास्ट को लेकर, तो इन्होंने यहाँ पर इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ पूरा का पूरा कैंपेन स्टार्ट किया। अनटचेबल्स को यहाँ पर पूरी तरह से जो मतलब जो पूरा कि चल रहा था मामला अनटचेबल जैसा, तो इसके खिलाफ यहाँ पे पूरा कैंपेन इन्होंने खड़ा किया। फिर 1930 में 1930 में अम्बेडकर जी ने एक कलरम टेम्पल मूवमेंट को भी चलाया था, जहाँ पर कलरम टेम्पल के अंदर लोगों को एंट्री देना शुरू किया गया। पूना पैक्ट भी हुआ था। पूना पैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट था 1932 का, अम्बेडकर जी साथ ही साथ में महात्मा गांधी जी के बीच में यहाँ पर ये एक एग्रीमेंट था। किस चीज़ को लेकर कि जो डिप्रेस्ड क्लास हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रल सीट्स हैं, इलेक्ट्रल सीट्स के ऊपर रिजर्वेशन होगा, उसको लेकर यहाँ पे एग्रीमेंट ये किया गया था। अब होता यहाँ पर यह है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं कि उन्होंने यहाँ पर भारत का संविधान भी, जो भारत के संविधान के निर्माता हैं ना, तो उनका सबसे बड़ा पद यहाँ पर उनको दिया जाता है। तो उस भारत का संविधान भी यहाँ पर बनाने वाले व्यक्ति वही हैं। इवन यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, ऐसे अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी संविधान बनाते वक्त, तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। साथ ही साथ में यहाँ पर कह सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट एक इंडिया के पहले लॉ और जस्टिस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, है ना। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के जो पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे उसके पद पर यहाँ पर ये आए। फिर 1956 में इन्होंने डिसाइड किया कि मैं बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हूँगा और यहाँ पर ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए, है ना। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मास कन्वर्जन हुआ था यहाँ पर दलित्स का उस समय पर। फिर 1990 में 1990 में क्या होता है, भारत रत्न अवार्ड से यहाँ पर इनको सम्मानित किया जाता है। और आप कह सकते हो कि अम्बेडकर जी को सम्मानित देते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि जो नेशनल लॉ डे है इसको भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग हर साल 26 नवंबर को। ठीक है, बाकी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और ग्रुप्स जो हैं वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के थ्रू बनाए गए, जैसे डिप्रेस क्लास फेडरेशन को बनाया गया 1930 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में बनाया गया। कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं इनके, जैसे एनिलेशन ऑफ कास्ट, फिर उसके बाद में गांधी जिन्ना करके यहाँ पर, फिर कास्ट इन इंडिया करके, बुद्धा एंड हिज धम्मा, वेटिंग फॉर वीज़ा, इस प्रकार से यहाँ पे कई सारे जो लिटरेरी वर्क्स है वो इनके यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर फैक्चुअल सा डेटा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के रिगार्डिंग। अगर कोई भी सवाल किसी भी एग्जामिनेशन में आता है तो वो यहीं से आएगा, आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गॉन्ड पेंटिंग के बारे में। ये पेंटिंग अभी बहुत चर्चा में आई है तो उसके बारे में डिस्कशन करना बिल्कुल बनता है। तो हाल ही में एक फेमस गॉन्ड पेंटिंग है मध्य प्रदेश की, उसको जीआई टैग दिया गया है। इस वजह से यहाँ पर ये पेंटिंग चर्चा में, और आपको पता है पेंटिंग वगैरह को लेकर हर साल हमारे आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।
तो गोंड पेंटिंग एक फेमस फोल्क आर्ट है गोंड ट्राइबल कम्युनिटी का। जो गोंड जनजाति आपको देखने को मिलेगी, जो गोंड ट्राइब के लोग हैं, उन्हीं का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सा ये पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेंट्रल इंडिया में आज के समय पर ये ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है। इवन यहाँ पे हमारे भारत में बहुत सारे एरियाज़ में जो गोंड ट्राइबल कम्युनिटी हैं वो रहती हैं। आगे मैं आपको इनके बारे में बताऊँगा। तो ये पेंटिंग को बनाया जाता है ताकि यहाँ पे जो गोंड का इनका पूरा कल्चर है ना, उसको यहाँ पे थोड़ा प्रोटेक्शन दिया जा सके, उसकी सुरक्षा की जा सके। थीम्स की बात करें तो यहाँ पर ये जो गोंड ट्राइब्स ये पेंटिंग्स को बनाती हैं ना, पहली बात तो ये जो ट्राइब्स हैं, जो गोंड ट्राइब्स के लोग जो होते हैं ना, ये नेचर से बहुत लगे हुए होते हैं। मतलब नेचर से, प्रकृति से इनका लगाव बहुत ज़्यादा होता है। और वो चीज़ आप इनकी पेंटिंग्स में भी देख सकते हो। या आप पेंटिंग में देख पा रहे होंगे कुछ एनिमल्स को डिपेक्ट किया गया है, पेड़ पौधों को ज़्यादातर यहाँ पर ही दिखाते हैं। ठीक है, जब भी आप पेंटिंग्स देखोगे तो वहाँ पर एनिमल, महुआ ट्री या कोई माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हो गई, फिर उसके बाद में हिंदू गॉड्स को अपनी पेंटिंग में दिखाते हैं, लोकल डिटीज़, फोल्क टेल्स, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर ही ज़्यादातर थीम्स के तौर पर दिखाते हैं अपनी पेंटिंग्स के अंदर में। तो हर एक जो गोंड आर्टिस्ट है वो अलग अलग पैटर्न का यूज़ करते हैं, स्टाइल का यूज़ करते हैं, अलग अलग इमेजेस बनाई जाती हैं, पिक्चर को अलग अलग तरीके से कंप्लीट किया जाता है। कहीं पर डॉट का यूज़ हो रहा है, कहीं पर लाइंस का यूज़ हो रहा है, कहीं पर कर्व लाइंस का यूज़ हो रहा है, कहीं पर डैश का यूज़ किया जा रहा है, जैसा आप इस पेंटिंग में देख सकते हो। कहीं पर कर्व का यूज़ है, कहीं पर सीधी लाइन का यूज़ है, कहीं पर डॉट डॉट का यूज़ किया गया। तो अलग अलग पैटर्न्स के बेसिस पर जो गोंड पेंटिंग है उसको तैयार किया जाता है। बात क्लियर हो गई? तो ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपसे बन सकता है। तो गोंड पेंटिंग के बारे में ये 3 रेलिवेंट पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ के बारे में। तो अभी केंद्र सरकार ने एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो ये क्या है, कैसे काम करेगा, समझते हैं सारी बातों को। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री हैं, इन्होंने क्या किया है, एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव यानी APPI, आगे मैं इसको APPI के नाम से बोलूँगा, तो इसको अभी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये एक एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट है फॉर वन हेल्थ। एनिमल हेल्थ को लेकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है वो काम करने वाला है। आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ क्या है, ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको लेकर 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज़ आपस में मिलकर काम कर रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हो गया, उसके साथ वर्ल्ड बैंक हो गया, इन दोनों के बीच का ये कोलैबोरेशन है। इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन मकसद है कि एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर देना जो कि एनिमल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। यानी कि कह सकते हो कि एनिमल हेल्थ जो है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है ना, उसके बाद में एनिमल हेल्थ को लेकर एक वन हेल्थ अप्रोच का यूज़ करना। एनिमल हेल्थ के ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है ताकि उनकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखा जा सके। और ध्यान रखना सबसे पहली चीज़, जो ये पूरा का पूरा सिस्टम होने वाला है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 5 राज्यों के अंदर में। स्टार्टिंग में 5 राज्यों में यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करेंगे, इस बात का ध्यान में रखना है, जहाँ पर हम एनिमल हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, प्लस एनिमल से संबंधित जो भी बीमारियाँ हैं उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना है, तो 5 साल का ड्यूरेशन है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर यहाँ पे काम करेंगी और इसमें जो पैसा खर्चा जाएगा लगभग 1228 करोड़ रुपीस लगभग यहाँ पर इतना खर्चने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर एक इनिशिएटिव जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। APPI ये क्या है, एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री ने यहाँ पर फोकस करना स्टार्ट किया है किस चीज़ के ऊपर में, कि आने वाले समय पर भविष्य में बहुत सारे एनिमल पैंडेमिक स्टार्ट हो सकते हैं, काफ़ी बीमारियां, एपिडेमिक स्टार्ट हो सकते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर कुछ काम करना, उसके लिए हम पहले से तैयार रहें, उस प्रकार का ये इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो अभी ये लॉन्च किया गया है APPI और प्लस यहाँ पर AHSSOH प्रोजेक्ट। तो AHSSOH प्रोजेक्ट क्या है ये तो हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पर हेल्थ को लेकर बात करता है। दूसरा, कोई भी यहाँ पर बीमारी है उसके लिए हम फ्यूचर के लिए तैयार रहें, उसको लेकर यहाँ पर ये बातचीत करता है। ठीक है, नाउ दोस्तों अब हम लोग आते हैं अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि जो भी आप लोगों ने अभी पढ़ा है उसको क्वेश्चंस की फॉर्म में प्रैक्टिस करने का समय है। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर बने हैं आज के लेक्चर से, वो सब पहले मैं आपको स्टार्टिंग में सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। आप लोगों को क्या करना है, सारे के सारे आंसर्स बताते हुए चलना है। फिर लास्ट में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा ताकि आप चीज़ों को आपस में रीमैच कर सको और अपना जो स्कोर आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर सजाना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बात करता है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ा था। तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट को लेकर पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इस इंस्टीट्यूट को फाउंड किया गया है 1972 में। एक इंडियन फिजिसिस्ट हैं और एक नोबल लॉरेट हैं सर CV रमन, इन्होंने यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट को फाउंड किया था। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है
जिसके पास में जो पैसा वगैरह आता है, यानी कि इसके पास में जो फंड वगैरह आता है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की साइड से दिया जाता है, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा है। तो बताओ इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है गॉन्ड पेंटिंग के बारे में। तो गॉन्ड पेंटिंग के रेफरेंस में आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो थीम होता है गॉन्ड पेंटिंग का, उसमें एनिमल्स, महुआ ट्री और माइथोलॉजिकल स्टोरीज को दिखाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं गॉन्ड पेंटिंग वाले, वो अलग अलग पैटर्न का यूज़ करते हैं पेंटिंग्स के अंदर में, जैसे सिग्नेचर जैसी मतलब डॉट, फाइन लाइंस या फिर इस प्रकार की चीज़ों का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पिक्चर को पूरा करने के लिए। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ को लेकर। तो इसको लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बीच का कोलैबोरेशन है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो ये बॉडी है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है पूरे भारत में 5 साल के लिए। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है केबीथू विलेज के बारे में। तो जो ये केबीथू गांव है, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। कौन सा राज्य में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सरल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सभी लोगों ने नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है एक्सरसाइज ओरियन के बारे में। तो जो एक्सरसाइज ओरियन है, ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसको कौन सा कंट्री यहाँ पे फॉलो करता है आपने यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यूएसए, या मतलब कौन सा कंट्री इसको होस्ट करता है आपको ये बताना है। तो क्या यूएसए इस एक्सरसाइज को होस्ट करता है, या फिर रशिया है, या फिर इंडिया है, या फिर फ्रांस है? तो फटाफट इसका आंसर भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में बात की गई है कि इंडिया का जो टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैचू है, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये स्टैचू कौन से राज्य में है आपको बताना है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर फटाफट नीचे कॉमेंट सेक्शन में दो। अगेन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला कोई प्रश्न नहीं है, बस खाली इतने से प्रश्न आज के हमारे डेली न्यूज़ एनालिसिस से बने हुए हैं। तो अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना स्टार्ट करेंगे, और फिर आप लोग लास्ट में रीमैच करके जो भी आपका स्कोर आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। तो आपसे एक क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडिया का जो सबसे टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैचू है, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला, ये कौन से राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। तेलंगाना में यहाँ पे वो स्टैचू देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक्सरसाइज ओरियन को लेकर। तो एक्सरसाइज ओरियन एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसको कौन सा देश होस्ट कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फ्रांस। फ्रांस इसको होस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था केबीथू विलेज को लेकर। तो जो केबीथू गांव है, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में आपको ये गांव देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ को लेकर। तो ये जो बॉडी है, इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बीच का है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और वर्ल्ड बैंक के बीच का ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, ना कि इन दोनों बॉडीज़ के बीच का। इस वजह से पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है कि ये जो सिस्टम है, इसको हम पूरे भारत में लागू करेंगे 5 साल के लिए। ऐसा नहीं है, पूरे भारत में नहीं, केवल 5 राज्य में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। दैट इज़ वाई दूसरा स्टेटमेंट भी हो जाता है गलत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नर टू। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था गॉन्ड पेंटिंग को लेकर। तो इसको लेकर जो दो स्टेटमेंट्स है, बताना है कौन से सही हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इस पेंटिंग का जो थीम होता है उसमें एनिमल्स, महुआ ट्री, माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ को दिखाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि यहाँ पर इन पेंटिंग्स के अंदर में जो अलग अलग पैटर्न्स है, जैसे डॉट, फाइन लाइन, इस प्रकार की चीज़ों का यूज़ किया जाता है पिक्चर को पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट को लेकर। तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट को लेकर जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या निकल कर आता है, वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 ओनली यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 2 क्यों?
पहला वाला स्टेटमेंट भी तो सही है, पहला वाला स्टेटमेंट कब गलत है? देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना, तो एक चीज़ के ऊपर मेन फोकस दिया था कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसको बनाया गया था देश की आज़ादी के बाद में। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1948 में यानी अगले साल इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इस इंस्टीट्यूट को फाउंड किया गया था 1972 में, नहीं 1972 में नहीं, 1948 में फाउंड किया गया था, और फाउंड करने वाले का नाम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट इस वजह से, इस साल की वजह से जो है वो गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर मेंशन किया गया है किस चीज़ के बारे में? नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि फंड्स वगैरह रिसीव कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की साइड से। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की साइड से फंड दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो गाइज़ ये थे आज के हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। आई होप आपने ज़्यादातर क्वेश्चंस को सही किया होगा। तो कितने क्वेश्चन सही किए हैं फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, और कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है वो भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, उसको रिवाइज भी कर लेना। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।